तो कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था। मैं आप लोगों को पढ़ाया था कल जो है समझ में आई थी क्लास आप लोगों को? समझ में आई क्लास मेरी? हेलो, आवाज आ रही? क्लास समझ में आई है? थोड़ी सी मतलब कि एकदम मैं सिविल के पैटर्न से पढ़ाया हूँ, आज थोड़ा सा मैं और बेटर पढ़ाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूँ। बेटर का मतलब ये नहीं कि इंटरटेन करूँगा आप लोगों को कि कुछ ऐसा हो कि फिर आप एकदम लगे ऐसा कुछ नहीं है। ये सिविल की क्लास थोड़ी सी गंभीर तो होनी चाहिए ना। जैसे अभी मैं जो सेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे मैं आए हुए क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिविल के सारे क्वेश्चन आए हुए। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह से पिट ड्वेलिंग का साक्ष्य मिला है। पिट ड्वेलिंग का मतलब जो आदि मानव था वो गड्ढे के नीचे रहता था। पिट ड्वेलिंग ऐसे गड्ढा खोद दिया उसके नीचे रहता था। एक क्वेश्चन आया हुआ है, पिट ड्वेलिंग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। अच्छा, जैसे कि पेलियोलिथिक का जो आदि मानव था वो पत्थरों स्टोन के टूल्स का प्रयोग करता था, पत्थरों के टूल्स का प्रयोग करता था। तो जो पेलियोलिथिक एज का जो टूल्स अलग है, मेसोलिथिक का अलग है और नियोलिथिक का अलग है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो क्लासिफाई किया गया है इसका क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसका ग्राउंड क्या है, इसको कैसे किया गया है। ठीक है, ऐसे एक बहुत आसान क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीनतम केव आर्ट का साक्ष्य कहाँ से मिला है। मेंशन द नेम ऑफ द केव आर्ट। इंडिया ही नहीं पूरे विश्व का प्राचीनतम केव आर्ट का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? भीमबेटका से मिला है, कल मैंने आपको बताया। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको मतलब कि पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। और जो मैंने कल आपको क्लासिफिकेशंस बताया था, प्री हिस्ट्री, इसके बाद फिर मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है। इसका जो क्लासिफिकेशन करने वाले जो लोग, जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया उनके नाम क्या हैं, किसने सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया। एक लाइनर मैंने लिखाया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है। ठीक है ना। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बेटा, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है कि मैं ट्रिक्स बताऊंगा तड़ा के आपको याद हो गया। नो, नो ट्रिक्स। हिस्ट्री कहा जाता है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़े बेवफा और रात को पढ़िए सुबह सफा। ये दोनों बहुत बेवफा सब्जेक्ट है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपके काम नहीं आएगा, अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे आपके नजदीक है। पढ़ने के बाद 2 दिन आपने छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया तो यह जहां से आएगा फिर वही लौट जाएगा। और 1 महीने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि मैं फिर जीरो से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, कंटिन्यू उसको क्या करिए, पढ़ते रहिए, बस एक सोल्यूशन है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। चाहे जो आईएएस बनता है, जो आईएएस बनता है, जो नहीं बनता है उसके पास कोई ट्रिक्स नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए। दूसरी बात है, हिस्ट्री बहुत आसान विषय है, बहुत आसान विषय, इसको समझना बहुत इजी है। थोड़ी सी प्रयास करें तो समझ लें, जिसमें कोई टेक्निकलिटी जरूरत नहीं पड़ती। यह आपकी प्लस पॉइंट, समझना आसान है। बस यही इसमें है कि याद करने की थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी और उसका सोल्यूशन हम लोग पिछले 25 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन बिना देखे नहीं याद नहीं आती घटनाएं। ईयर की समस्या आ जाती है, नेम की समस्या आ जाती है, वो चीजें मिस होने लगती है, वो आपके भी साथ में समस्या आएगी, सबके साथ में समस्या आएगी। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं आपको करते ही कि हमको भूल जा रहा है। वो तो पूछते हैं हमसे सर हिस्ट्री की डेट्स भूल जाती है, नेम भूल जाता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। कोई ट्रीटमेंट नहीं बेटा, नथिंग, कुछ भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसका एक ट्रीटमेंट है कि आपस में डिस्कशन करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन, ये इसका सोल्यूशन। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज एक नए चैप्टर की तरफ से जो आपको भी मिल है। ये हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इसकी एज कितनी होगी?
करीब 4.6 बिलियन ईयर ये हमारी जो है अर्थ की एज है। अर्थ की जो कल कुछ लोग कह रहे थे कि पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा मैं बड़ा वाला लिखिएगा, छोटा हो तो बता दीजिएगा। एक अर्थ की एज 4.6 बिलियन ईयर अर्थ की एज, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको जो पूछ रहा हूँ कि अर्थ की एज 4.6 बिलियन है, इसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन जो मानव सभ्यता है इसका जन्म कैसे हुआ और कितने साल पहले इसमें चीजें को लेकर के शुरुआत हुई। तो सबसे पहले 4.6 बिलियन की जो एज है इसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत कब हुई, मानव कब आता है। जो देखो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्ड बोन मानी जाती है वो हेड की मानी जाती है, सर की। और ह्यूमन बॉडी को अगर दफना दिया जाए, अगर ऐसे छोड़ दिया जाए, तो सबसे लंबे समय तक जो चीज बचती है वो ह्यूमन स्कल बचता है, ह्यूमन स्कल। तो जो पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक की जो हिस्ट्री जो कहानी हमारे पास है वो सिर्फ स्कल के आधार पर है, ह्यूमन स्कल पाई गई है और सारी जो एनालिसिस है वो स्कल के आधार पर है। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो पता चलता है वो मैक्सिमम 60 लाख ईयर है, 60 लाख ईयर। मानव का जब हुआ, सोचिए अब कितनी बारी है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी नहीं, 60 लाख साल पहले मानव सभ्यता का उद्भव हुआ। इससे पहले मानव नहीं था, एनिमल थे, एनिमल रहे होंगे, बर्ड्स रहे होंगे और जिस मानव का अस्तित्व उसमें नहीं था। ये क्वेश्चन आप लोगों से है और किताबों में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि हु इज द एंसेस्टर ऑफ द मैन, मानव का पूर्वज कौन है। क्या चीज? एम्फीबियन की बात आती है। 99% लोग यही जानते हैं कि जो मानव का पूर्वज है वो बंदर है, जो कि पूरी तरीके से नहीं है, बंदर नहीं है, बल्कि मानव का पूर्वज मानव ही है। ये आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, इसके पहले एक यह कैसे पता चला, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। मानव का पूर्वज मानव ही कैसे है, यह कैसे पता चला, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1856 में चार्ल्स डार्विन की किताब आई थी। 1856 में चार्ल्स डार्विन की किताब, नाम जानते किसी? व्हाट इज द नेम ऑफ बुक? 1856। अरे ये जानना चाहिए आपको, बहुत बड़ी किताब है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन की किताब 1856 में किताब आई थी और मतलब इस किताब ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। क्यों? क्योंकि इस किताब में है कि जो स्पीसीज की जो ओरिजिनेशन होती है बाय नेचुरल सिलेक्शन होती है, म्यूटेशन के थ्रू होती है। यानी एक मानव की शक्ल दूसरे मानव में चेंज हो सकती है। समझिए, एक मानव अपने को इवॉल्व करता है, अपने को विकसित करता है। वह चाहे तो खुद विकसित करे या तो चाहे उसको नेचर विकसित करे। नेचर का मतलब क्लाइमेट को कंडीशन, जैसे अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ना शुरू हुई और गर्मी बहुत दिनों तक पड़ती रही तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ही नहीं हर चीज बॉडी की बदल जाएगी। ठंडी पड़ेगी तो बॉडी का जो आउटर स्ट्रक्चर बदल जाएगा, हर चीज बदल जाती है। तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, इसके लिए क्लाइमेटोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी जलवायु है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस चीज को 1856 में चार्ल्स डार्विन ने जो किताब लिखी, इस किताब में उसने सबके लिए लिखा, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे छोटे जीव हो, चाहे मानव है, उनका जो ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेशन और उसकी एवोल्यूशन की एक प्रक्रिया होती है, साइंटिफिक प्रक्रिया होती है। बाद में फिर लेबार्ग वगैरह आते हैं, आपको पता है डार्विन के बाद लेबार्ग आते हैं, फिर पुराना आते हैं और फिर जेनेटिक साइंस जो डेवलप हुई ना, उससे डेवलप हुई। ये इन्होंने इस साइंस में किताब लिखी। तो दूसरी जो घटना हुई वह है 1859 में, 1859 में जर्मनी की घटना है।
बहुत बड़ी घटना मानी जाती है ये ह्यूमन एवोल्यूशन। वहाँ के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं कार्ल फर्रोल्ड, ये हैं कार्ल फर्रोल्ड। इन्होंने वहाँ की एक रिवर है वहाँ की, उसे उस रिवर का नाम है मियांडर रिवर। मियांडर, तो मियांडर वैली, वहाँ मियांडर नदी की घाटी से एक ह्यूमन स्कल प्राप्त हुआ, सबसे पहला, ये पूरे विश्व में पहला ह्यूमन स्कल प्राप्त हुआ। मियांडर वैली से पहला यहाँ पर एक ह्यूमन स्कल प्राप्त हुआ। मानव खोपड़ी यहाँ से एक प्राप्त हुई सबसे पहले। और इस जो ये खोपड़ी प्राप्त हुई, इससे इस पर जो उस समय के साइंटिस्ट थे उनको स्टडी करना किया, इससे मानव इतिहास की एक नई कहानी यहाँ से शुरू हुआ थी। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि 1856 में जो चार्ल्स डार्विन की किताब आती है, ये घटना है। और इसके बाद फिर एक दूसरी घटना होती है जो इसका ह्यूमन स्कल पाया गया, इससे प्रूव हो गया कि मानव का फोकस क्या है, मानव ही। अब दूसरी एक घटना और आती है, एक इंडिया में भी सबसे पहले, अब यहाँ क्वेश्चन आ गया जो सेमिनार में पूछा जाता है, भारत में पहली ह्यूमन स्कल कहाँ से प्राप्त हुई, फर्स्ट ह्यूमन स्कल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। अब यहाँ से सेल्स भी हो जाता है, ऐसी चीज आपको खुल जाता है। ठीक है, अब इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बताना पड़ता है। अगर नोट कर रहे हैं अच्छी बात है आपके नॉलेज के लिए, लेकिन जो आईएएस की क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्कल, दिस इज द हेडलाइन। इंडिया फर्स्ट भारत की पहली मानव खोपड़ी, ऐसे भारत की खोपड़ी की पहली, ठीक है ना। इसको पूछने वाले थे और ध्यान से लिखेगा, आया हुआ क्वेश्चन है। ये इनका नाम है अरुण कुमार सोनाकिया, इन्होंने इसका पता लगाया, अरुण कुमार सोनाकिया। एक जगह है हथनोरा, हथनोरा, एक पूछा गया तो सही में नाम हथनोरा। हथनोरा जगह है आपका सीहोर डिस्ट्रिक्ट, सीहोर जिला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनको 1982 में, इनको 1982 में एक ह्यूमन स्कल प्राप्त हुआ। उस ह्यूमन स्कल का नाम था होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला ह्यूमन स्कल प्राप्त हुआ कहाँ से, हथनोरा से। हथनोरा कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट सीहोर मध्य प्रदेश में है। और जो ह्यूमन स्कल प्राप्त हुई है उसका नाम है क्या, होमो इरेक्टस। तो ये मैंने आपको बताया कि जो हु इज द एंसेस्टर ऑफ द मैन, तो मैन का एंसेस्टर मैन ही है, मैन का एंसेस्टर मंकी नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। और ह्यूमन का जो एवोल्यूशन और जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग फेसेस से होता है। लीजिए सभी आप लोगों ने इसको देखिए, पीछे दिखाई दे रहा है आपको आवाज, अरे यार उम्र
कंट्रोल माइंड मूवमेंट कैसे होगा? हाँ? तो ये आपका है फर्स्ट ह्यूमन स्केल है अरुण कुमार सोनागिया, जगह का नाम है मथनोरा, प्लेस है सिरोल जिला, और 1982 में होमो इरेक्टस प्राप्त हुआ है। अच्छा, जो अगर आप थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊँ आपको कि जो अलग अलग ह्यूमन वेरिएशन है, जैसे कि मैंने बताया कि नियंडर वैली से जर्मनी में जो पहला प्राप्त हुआ, नियंडर रिवर से प्राप्त हुआ, तो उसे कहा गया नियंडर थल मानव, नियंडर थल मानव। दूसरा है होमो इरेक्टस मानव, और हम लोग कौन से हैं? होमो सेपियंस। तीन नाम तो आपके सामने है। एक मानव था होमो हाइडेलबर्ग, 4 हो गया। ऐसे 7 प्रकार के मानव है। वो आपका विषय नहीं है, वो आपका विषय हिस्ट्री का विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 प्रकार के कुल ह्यूमन प्रजातियां पाई गई। 7 टाइप्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज हैव बीन फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा का पूरा। अब जितने भी मानव प्रजातियां हैं सबकी अपनी विशेषता अलग अलग है। जैसे ह्यूमन हेडलबर्ग जो था उसकी विशेषता अलग थी, होमो जो इरेक्टस था उसकी विशेषता अलग थी, निएंडरथल मानव था उसकी विशेषता अलग अलग थी। लेकिन जितने बाकी जो 6 प्रकार के मानव थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, डिसअपियर हो गए। आप पूछोगे क्यों डिसअपियर हो गए? उसके लिए क्लाइमेट जिम्मेदार थी। क्लाइमेट जो धरती की जो क्लाइमेट थी ना, बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। जैसे टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो लगातार 100 डिग्री टेम्परेचर है, 70 डिग्री, ऐसे पूरे धरती पर अगर आइस जमी है तो 100 साल तक आइस ही जमी है। बारिश हो रही तो 200 साल तक बारिश ही हो रही है। ये अर्थ जो है ऐसे फेज से गुजरी है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा टेम्परेचर हो जाएगा तो कितने मानव जिंदा रहेगा? 40 पर 45 में तो लोग हाफने लगते हैं, 50 के ऊपर जाता है टेम्परेचर तो लोग मरना शुरू कर देते हैं। जब 60-70 टेम्परेचर जाएगा तो आप मानव कैसे बचेगा? तो ऐसे जो 7-6 प्रकार के मानव थे वो अर्थ की जो क्लाइमेट के कारण क्या हो गए, वो लोग डिसअपियर हो गए। और सबसे अंत में आता है होमो सेपियंस। तो जब होमो सेपियंस धरती पर आया तो अर्थ की क्लाइमेट बहुत फेवरेबल हो गई थी। जैसे आज फेवरेबल है ना, उस तरीके से होमो सेपियंस जब धरती पर आया तो मानव की जो अर्थ की क्लाइमेट थी काफी काम हो चुकी थी, काफी अच्छी हो चुकी थी। अच्छी क्लाइमेट होने के कारण होमो सेपियंस ही धरती पर बचा, और इसके वंशज जो है आज पूरी धरती पर है। तो होमो सेपियंस जो ओरिजिनेट होता है टेक्निकली वो अफ्रीका में होता है सबसे पहले। कहाँ पे होता है? अफ्रीका। और अफ्रीका से फिर एशिया में आता है, और एशिया में फिर एक ब्रांच इंडिया की तरफ आती है, और एक ब्रांच चली जाती है यूरोप की साइड। इस प्रकार से पूरे के पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी होमो सेपियंस का क्या होता है, पूरे विश्व में डेवलपमेंट होता है। तो ये पूरा मैंने आपको शॉर्ट में कहानी बताई जो कि एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है, फिर भी हिस्ट्री से कनेक्ट है, इसीलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस के लिए बताया। तो जो होमो सेपियंस है यह 2 चीजों को आप मिला हुआ है, एक है होमो और दूसरा है सेपियंस, ठीक है ना? तो होमो का क्या मतलब होता है और सेपियंस का क्या मतलब होता है, उसको बताइए। नहीं बैठ जाओ सही तरह में, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। ये 2 वर्ड है होमो सेपियंस। अब होमो जो शब्द है, होमो का मतलब होता है ग्रेट एप, ग्रेट एप, और सेपियंस का मतलब होता है वाइस। सेपियंस का मतलब होता है वाइस। जिस समय इस वर्ड को चुना गया था उस समय लोगों का मानना था कि सॉरी एपीई होगा, एपीई एपीई। तो होमो सेपियंस का मतलब होता है ग्रेट एप जो कि वाइस, यह उसकी परिभाषा देखने को मिलती है, ठीक है ना? तो अब ह्यूमन से थोड़ी सी मैं और भी स्टडी कर लेता हूँ। आप जैसे कि हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग पहले
ह्यूमन की जो एंशियंट जो प्राचीन इतिहास को, अगर मानव इतिहास के प्राचीनतम हिस्ट्री को देखा जाए तो वास्तव में मानव पहले ऐसे था नहीं जैसे कि आज हम लोग हैं। और प्रश्न उठता फिर कैसे? मैंने बताया कि एक मानव की प्रजाति थी होमो, इसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। इरेक्टस का मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड करना, बाई स्टैंड करना, जैसे अपने पाँव को खड़ा होना। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इसमें क्या डिफरेंस था, पहले का मानव कैसे था और अब के मानव में क्या अंतर है और कैसे चेंज हो गया मानव। सबसे वर्ल्ड की उपासनाओं की ताकत को लेकर मानव जो स्टार्टिंग फेज का मानव था, जो इंडिया से पाया गया है, वो शिवालिक हिल से पाया गया, उसे रामापिथिकस कहा जाता है। शिवालिक हिल के जो मानव पाया गया है उसे रामापिथिकस कहा जाता है। समझ में आएगा तो परेशान करते ही धीरे धीरे सब समझ में आएगा। एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने बताया कि जो भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट मानव पाया गया है उसे कहा गया है रामापिथिकस। एक बार पाया गया है शिवालिक हिल्स से, शिवालिक हिल्स यानी शिवालिक पहाड़ियों से इसको पाया गया, शिवालिक की पहाड़ियां। और कहा जाता है जो शिवालिक, अगर ज्योग्राफी आप लोग थोड़ी सी पढ़े होंगे तो जो शिवालिक की हिल्स है ना, यह हिमालय से भी पुरानी, हिमालय से भी पुरानी शिवालिक हिल्स है। अगर पूरे इंडिया के अगर मैप को देखा जाए तो वर्ल्ड तो इसमें इंडिया के मैप में सबसे जो प्राचीनतम एरिया है वो है दक्कन, दक्कन का प्लेटफॉर्म। और इसके बाद अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो शिवालिक हिल्स है। तो शिवालिक हिल्स की लोकेशन पहले होती है हिमालय की नॉर्थ। तो साइंटिस्ट ने इस चीज का पता लगाया कि पहले अगर मानव कहीं पर उत्तर भारत में अगर होगा तो शिवालिक हिल्स नहीं होगा। तो वहां पर रिसर्च किया गया, तो जो मानव स्थल पाई गई उसे कहा गया रामापिथिकस। इसकी जो एज है वो करीब है 1 करोड़ साल का। दिस इज द ओल्डेस्ट पूरे विश्व में माना जाता है। दूसरी फिजियोलॉजी में और इसमें क्या अंतर है? पहले का जो मानव था स्टार्टिंग फेज का, वो जो चलता था ना वो ऐसे चलता था जैसे मंकी चलता है, एकदम मंकी समझ लीजिए, बंदर। तो मानव, ह्यूमन और मंकी में कोई अंतर नहीं था, नथिंग, कोई अंतर नहीं था ही नहीं, कोई अंतर। जैसे ह्यूमन, जैसे मंकी होता है डाल कर जाता है, कूदता है, भागता है, उसकी पूछ हुआ करती है, मानव की भी पूछ हुआ करती है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि हमारे बॉडी में एनिमल जो इंस्टिंक्ट है आज भी विद्यमान है। हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर आज भी उसके लक्षण विद्यमान है। जैसे आपको बताएगा एक आपसे काला होल का है, एक काला होल, इस काला होल का आपकी ह्यूमन बॉडी में कोई, इसको निकाल दिया जाए और जो डॉक्टर कहते निकाल देते हैं, ऐसे करके निकाल दें आपकी सेहत को भी। अब ये इससे यूज क्या है, लेकिन आज से लाखों साल पहले इसकी बॉडी में यूज था। जब ह्यूमन मंकी की तरह चलता था तो ये जो होता था एक जड़ को, जैसे गाड़ी का जो होता है इसका साइड और फाइनेंशियल में जो स्प्रिंग लगी होती है, तो वह जड़ को एब्जॉर्ब करता था। जब मैं आदमी जब ऐसे हाथ के सहारे जंप करता था तो ये इसका जो ये पालन जो होती थी ना, तो जड़ को एब्जॉर्ब करती थी। लेकिन जब मानव अपने पैरों पर करने लगा, इसकी जरूरत क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है ना? इस प्रकार से बहुत से, जैसे आपके आइस के किनारे का हल्का हल्का एक देखेंगे तो थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो मानव होता था ऐसे चलता था, आंधी तूफान आया तो वह अपने आंखों को कवर कर देता था। जैसे मुर्गा होता है, मुर्गे को देखिए आंधी आने का काम कवर कर देता है। ह्यूमन चाहे तो आदमी कर सकता है, लेकिन उसकी नसें हैं, मसल्स हैं, लेकिन उसने यूज नहीं किया है, उसको लाखों साल से बेकार कर दिया। और जिस चीज का यूज नहीं करेंगे करेंगे वो चीज बेकार हो जाती है। कितने लोग अपने कानों को हिला सकते हैं? बहुत लोग अपने कानों को हिला सकते हैं। आज भी आपके अंदर मसल्स हैं, जो मसल्स हैं आपके अंदर, मसल्स आज भी टाइम है। 100 बार एफर्ट करोगे, एक बार आपका काम मिल जाएगा।
पहले का जो मानव था अपने कानों की जैसे हाथ में हिला, ऐसे बहुत से लक्षण मतलब आपकी बॉडी में इसके विद्यमान हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अब यहाँ क्रांति कैसे हो जाती है, क्रांति वजह कैसे कैसे बहुत बड़ी एवोल्यूशन हो गई। एवोल्यूशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। एवोल्यूशन ऐसे हो गई कि अर्थ की जो क्लाइमेट और कंडीशन थी कुछ शायद डिफरेंट हो गई, कुछ अलग हो गई। पहले का जो मैन था, मैं बताया ऐसे चलता था, ऐसे, है ना, इसको ऐसे चलते, हाँ, हमने समझ रहे हैं, हाँ हाँ। अच्छा, उसमें कॉन्ट्रोडिक्टरी है क्या? नहीं, मैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मैं जब एनिमल की तरह था आपको मैं उसको बता रहा हूँ, एनिमल वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं एनिमल की तरह से था, मैंने बताया जस्ट लाइक अ मंकी की तरह से था, तो वो ऐसे चलता था। लेकिन मैंने बताया कि जो अर्थ की कुछ क्लाइमेट ऐसी बदल गई कि इसको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। कभी बार मंकी को देखते हो ना, चलते चलते अपने दोनों पैरों पर ऐसे खड़ा हो जाता है, आगे देखते हो। तो अर्थ की कुछ क्लाइमेट ऐसी हो गई जिसके कारण जो है इसको ऐसे ऐसे खड़ा होना पड़ा, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे खड़ा होना। अब दोनों में अंतर क्या आ गया, दोनों में अंतर क्या आ गया, ये कहा जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन की इससे बड़ी घटना नहीं हुई जब ये हुआ। अब दोनों के फिजियोलॉजी में अंतर क्या है, देखिए, आपकी जब रीढ़ की हड्डी ऐसे होगी ना, एक मैं बैकबोन की मैं बात करता हूँ, एक बैकबोन हो गई और एक स्कल हो गई, आपकी स्कल हो गया। आप ऐसे जब होते हैं ना, ऐसे जैसे एनिमल होता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह आपके हेड पर ज्यादा पड़ता है, ये प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। और जब ओवरफ्लो ब्लड का यहाँ पे हो जाएगा तो आपकी ह्यूमन की जो नर्व्स हैं, जो सेंसरी है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता, ये है। और लेकिन जैसे ही जब मानो ऐसे खड़ा हो गया तो ये तो बैकबोन आपकी सीधी हो गई, और इसी कहा गया होमो इरेक्टस। और जब बैकबोन सीधी हो गई तो बैकबोन सीधी होने के कारण तो जितना रिक्वायर्ड ब्लड प्रेशर है, खून का दबाव उतना ही गया, और रिक्वायर्ड बहुत ही कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होने के कारण ह्यूमन शरीर का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। यानी मानव को सोचने समझने की क्षमता का विकास उसका बहुत ज्यादा हो गया। तो होमो इरेक्टस जो हो गया, ये है होमो इरेक्टस। मानव था ना कि जैसे, देखिए, पहले का मानव था कि उसकी बैकबोन हुआ करती थी ना, वह एक यहाँ पर है, एक बैकबोन ऐसे लगी हुई, एक बैकबोन। और जब मानव ग्रो हो गया तो उसकी बैकबोन यहाँ बीच में आ गई, आपकी अपनी बैकबोन के पीछे नहीं लगी हुई, ये स्कल के बीच में लगी हुई। और यह जो वह इसके कारण एनिमल की स्कल को देखिए, तो जो एनिमल की स्कल होती है उसकी बैकबोन पीछे से लगी होती है, और ह्यूमन की जो स्कल होती है तो खोपड़ी के बीच में ऐसे होती है। ये बहुत बड़ा मतभेद हुआ, और मानव इसीलिए क्योंकि वह है होमो इरेक्टस मानव, ठीक है। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। हम आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहा है कि हमारे जो पूर्वज जो होमो इरेक्टस रहा होगा उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, और वह परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और वही चीजें होमो सेपियंस में आई। होमो सेपियंस जो था ना, वो खड़े होकर चलता था, वो मंकी की तरह नहीं चलता था, ध्यान से। और जितने भी मेहनत मानव थे, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस को छोड़ करके सब जस्ट लाइक द मंकी, इसीलिए उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ।
जैसे मंकी होता है, जैसे मंकी नहीं होता है, या मंकी अपना सारा काम नहीं करता है, एनिमल सारे काम नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से मानव भी करता रहा होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन चेंज हुआ जैसे ही आप यहाँ से थोड़े सब्जेक्ट पॉइंट और आते हैं, आपकी तस्वीर है जब मैंने बताया कि अब ऐसे कंडीशंस में जब ह्यूमन था वो मंकी की तरह हुआ करता था, तो वह भी एनिमल से लड़ता था खाना खाने के लिए, शिकार के लिए, या किसी चीज के लिए। तो ह्यूमन बॉडी बड़ी कमजोर बॉडी है, इतनी मजबूत नहीं है, किसी एनिमल का मुकाबला नहीं कर सकते आप, किसी भी एनिमल का मुकाबला नहीं कर सकते। आप मुकाबला तब कर पाते हैं जब आपके पास स्किल है, इसलिए कर पाते हैं। आपके पास औजार है, 100 एनिमल को मारना एक ऐसे उठा करके आप रेल दोगे, मार दोगे, इसलिए कि आपके पास ह्यूमन माइंड है, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि जब मानव का मस्तिष्क का विकास बहुत ज्यादा हो गया, तो उसका रोज जो सामना होता था एनिमल से होता था। तो पहले वो देख के भागता था, छुप जाता था, पेड़ पर चढ़ जाता था, या कुछ और तरीका अपनाता था, या उसका शिकार बन जाता था। लेकिन वो भागना बंद कर दिया। उसने ये सोचने लगा क्यों ना इनको मारने के लिए कुछ हम औजार बनाएं, टूल्स बनाएं, हथियार बनाएं। तो उसने आसपास के जितने पत्थर थे उन पत्थरों को यूज करना शुरू किया। जैसे किसी एनिमल ने अटैक कर दिया तो उसने जो ईंटें था, ईंटे से उठा करके मारना शुरू कर दिया। पहले तो उसने ये किया होगा। तो किसी बंदर को आपने देखा है कि बंदर को आप ईंटे से मारे, वही लोग आपको ईंटे से मारे? देखा है किसी बंदर को देखा है आप ईंटे से मारे, वो भी ईंटे से मारते आपको देखा किसी? हमने तो नहीं देखा है। किसी बंदर को बंदूक चलाते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? चिंपैंजी को देखा है? सबसे वाइज किसे माना जाता है? चिंपैंजी को सबसे वाइज माना जाता है। यह एक्सपेरिमेंट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो चिंपैंजी सबसे वाइज माना जाता है। रीजन क्या है? ह्यूमन को इतना इंटेलिजेंट किया होता है, वो क्यों नहीं माना जाता है बताइए भाई। सारा तो माइंड का है ना। देखो मंकी जो बंदर होता है ना, किसी चीज की जो हम इवेंट को याद रखते हैं, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो हर घटनाओं का जो सीक्वेंस है हमको याद है। ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, यानी घटनाओं का सीक्वेंस हमें याद रहता है। लेकिन मंकी और बंदर जो होता है, जो चिंपैंजी होता है, उसको घटनाओं का क्रम याद नहीं होता है, वो भूल जाता है तुरंत। और जिस दिन उसको याद हो जाएगा, वह भी बंदूक में ऐसे खोलेगा और ऐसे करके आपको शूट कर देगा। वो अब क्या होगा कि नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये दोनों में बहुत गहरी, जो मंकी एनिमल की मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। एक चीज देखेगा फिर अगली चीज को भूल जाएगा। और जो उसके पास मेमोरी है वो बॉडी की मेमोरी है, उसमें कुछ नया नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हर जगह ह्यूमन बॉडी, दुनिया के विश्व के जितने भी धार्मिक शास्त्र है, सब में ह्यूमन बॉडी को सबसे उच्च बॉडी मानी जाती है, सबसे दुर्लभ माना जाता है। हर ग्रंथ में माना जाता है। इस्लाम देख लीजिए, हिंदुइज्म देख लीजिए, यहाँ तक कि कहीं कहीं कहा गया कि अल्लाह या गॉड से भी बड़ी बड़ी बॉडी है। जिससे कहा जाता है ऋषि महर्षि तरफते हैं कि शरीर में हम आए, ऐसा ये ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारे पास माइंड और मन से ही बना है मस्तिष्क, यानी हमारे पास मस्तिष्क है, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य का मतलब सोचने और समझने की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मानव ने पहला टूल्स कब और कहां बनाया। अब बनाया होगा तो कैसा बनाया, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मानव टूल्स पहले बनाया, उसको पहले इंडिया के सेंस में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कि मैंने बताया कि जब कोई एनिमल अटैक करता था, तो अटैक करने के बाद उसने पहले बोल्डर से उसको मारना शुरू किया, मारना शुरू किया। फिर उसको सोचा कि इसको नहीं आगे हमको जरूरत नहीं है, क्यों ना जिस पत्थर को मारते हैं उसके बाद नुकीला बना दिया जाए, शार्प बना दिया जाए, और शार्प बना करके फिर उसको ऐसे मारा जाए। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं इससे भी बेटर हो सकता है, इसी लकड़ी में अगर इसके पत्थर को नुकीले को फिर काम किया जाए, जैसे भाला स्पीयर होता है ना, उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो जो स्पीयर भाला है उसी आदिमानव की इजाद अपने आप में, तो पत्थरों को उसने नुकीला बनाना शुरू किया, और नुकीला बनाने की उसको शार्प करने का प्रयास किया।
फिर इसके बाद और सोचा कि ऐसा स्टोन की जगह हम क्यों बोन का इस्तेमाल करें, हड्डियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हड्डियां ज्यादा मोटी होती है। फिर उसने हड्डियों का इस्तेमाल किया, फिर लकड़ियों का इस्तेमाल किया। इस तरीके से मानव अपने सर्वाइवल को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के अपने को डेवलप करता है। ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मानव ने पहला जो ह्यूमन टूल्स बनाया। यहाँ से मेरा क्वेश्चन हम लोग क्लास शुरू कर दी है, जहाँ से आईएससी क्वेश्चन आते हैं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को? एनी क्वेश्चन? सिविल की क्लास का ठीक है। आप भले ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन जो आप मेरा क्लास है लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मैं पीएचडी के रूप में पढ़ा रहा हूं, आपको आगे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी बात यही है। आप लोग सबकी बात है, ठीक है ना। कभी भी अगर इसके अच्छा करिएगा और आया की बात है इसीलिए लेबर आप पास दिन है एकदम से अलग है और इफेक्टिव करिए, स्टार्ट करिए, क्वेश्चन करिए, सोचिए। जो मैं बताता हूँ इससे मुझे पूछा नहीं आइडिया सर ये हो सकता है, ये हो सकता है और इतना अच्छा करेंगे जो कि बहुत बड़ा अच्छा ट्रेंड नहीं। अच्छा उसका रीजन क्या है? ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो क्लास भाग जाएगी, लेकिन सिविल के लिए अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछना सीखना पड़ेगा, डिस्कस करना सीखना पड़ेगा, बराबरी करके खड़ा होना सीखना। ठीक है ना। तो बहुत भूल जाइए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहे एमएससी हो रहा है चाहे पीएचडी, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कोई अंतर नहीं किसी में, सब लोग बराबर। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पहला मानव जिसने वो बनाया उसका मतलब नाम था, कहाँ पर था, कैसे क्या था? होमो सेपियंस की जो ओरिजिनेशन होती है ना वो अफ्रीका से होती है। देन वो पूरे जो विश्व में फैल गया। ठीक है। हाँ बिल्कुल, अफ्रीका से जो अभी तक को जो रिसर्च हमारे पास है जो होता है वो बताया जाएगा ना। तो होमो सेपियंस का जो सबसे ओल्डेस्ट जो एविडेंस हमारे पास है वो अफ्रीका में ही, और अफ्रीका से ही होमो सेपियंस इंडिया की तरफ आगे बढ़ा। एक ब्रांच एशिया में चली आई और एक ब्रांच जो चली गई यूरोप में, और पूरे विश्व में मानव जो है इस पूरा का पूरा अरे वो पेंजिया वो तो अर्थ, वो तो पूरे विश्व की जो आपकी जो अर्थ है वो कैसे पेंजिया सागर की तो बात कर रहे, कैसे एवोल्यूशन कैसे हो, बहुत पहले की बात है। उस समय तो धरती पर कोई जीव था ही नहीं।
सिर्फ पानी पानी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, आप लिखिए, टॉपिक डालिए, पूरा पाषाण काल। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। पेलियोलिथिक एज में दिया पूरा पाषाण काल। अब मैं यहाँ से मैं कल आपको लिखवा चुका हूँ कि सबसे पहले इंडिया में पेलियोलिथिक एज, यह नाम किसने दिया था? नेम, नेम किसने दिया था? ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले ह्यूमन टूल्स यानी मानव उपकरण किसने प्राप्त किया और कहां से प्राप्त किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसको मैंने बताया कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट। रॉबर्ट ब्रूस कुक थे। तब इनको प्राप्त हुआ 1863 में। एक जगह है पलवरम, 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 पलवरम ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इंडिया का पहला जो पुरुष से पहले इनको भूमि प्राप्त किया, इसीलिए भारत में अगर देखा जाए तो इसके लिए फाउंडर है, पहले सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रॉबर्ट ब्रूस कुक पलवरम में तमिलनाडु से इन्होंने इनको पहला जो है इस प्रकार का टूल प्राप्त किया। ये जो टूल्स था उस टूल्स का नाम था एक्स एंड एक्स, कहा जाता है कुल्हाड़ी। क्योंकि ये मद्रास में प्राप्त हुआ था, ये कहाँ प्राप्त हुआ था? उस समय देखो, उस समय अंग्रेजों का साथ था तो उसमें से मद्रास प्रांत हुआ करता था, है ना? मद्रास प्रांत था, तो मद्रास प्रांत इसीलिए इसे कहा जाता है मद्रासी संस्कृति कहा जाता है। मद्रासी संस्कृति इसे कहा जाता है, मद्रासी कल्चर भी कहा जाता है। जो हैंडबैग्स है जो पाया गया उसे क्या कहा जाता है? मद्रासी कल्चर या मद्रासी संस्कृति भी इसे कहा जाता है। जैसा ये टूल्स यहाँ इंडिया में पाया गया, इसके पहले यह जो है पाया गया था फ्रांस में भी, ऐसे पाया गया। फ्रांस में एक जगह है उसका नाम है एशुलियन। ASTU इसे कहा जाता है एस्टूरियन कहा जाता है। यानी जो मद्रास में टूल्स पाया गया वह मिलता जुलता किससे था? फ्रांस में एक जगह है एस्टूरियन, वहां में हैंडस पाया गया। इसका एक नाम और भी हो गया, इसे कहा जाता है एस्टूरियन परंपरा। तो इसे मद्रासी संस्कृति भी, इसका दो नाम हो गया। इसे कहा गया मद्रासी संस्कृति, इसे कहा जाता है मद्रासी कल्चर भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है एस्टूरियन परंपरा, एस्टूरियन भी कहा जाता है। अब आप ये कहोगे कि मद्रास में भी पाया गया और फ्रांस में भी पाया गया, दोनों जो टूल्स थे एकदम सिमिलर है, कोई नहीं। की कनेक्टिविटी थी वह यहाँ से और वहाँ से कहीं कहीं रही होगी। और ये फ्रांस और इंडिया की बात नहीं है, पूरे विश्व में जितने भी टूल्स पाए गए वो दो प्रकार के टूल्स पाए गए। दो प्रकार, एक मैंने बता दिया, उसे कहा गया
इंडिया में पाया गया 1863 में सर रॉबर्ट ब्रूस ने इसका पता लगाया था, पर्यावरण तमिलनाडु में इसका पता लगाया गया था। ये मद्रास में प्राप्त हुआ, इसलिए इसे मद्रासी कहा जाता है। ऐसा ही ब्रूस ने बताया कि फ्रांस में एस्टूरियन नाम जमीन से प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे एस्टूरियन कल्चर भी कहा जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं मद्रासी कल्चर या एस्टूरियन परंपरा। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में, वो पूछा गया है ये आईएएस में आया था। ओके, इसको पढ़ना होगा। अब आप ये साउथ इंडिया के टूल्स हो गए। अब हम आते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जो टूल्स पाए गए वो कैसे थे, किस प्रकार के थे, ठीक है ना। अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन ने पहला टूल्स कौन सा बनाया, तो पहला बनाया हैंड एक्स। एक क्वेश्चन पूछा गया, द नेम ऑफ द टूल्स whom the man created first time। तो हैंडेक्स ऐसा पहला टूल्स है इसको कि मानव ने सबसे पहले क्या किया, टूल्स है। तो क्वेश्चन कीजिए कि हैंडेक्स पहला टूल्स था जिसे मानव ने निर्माण किया, ठीक है। ये साउथ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का अलग। तो पूरे इंडिया में दो प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं, एक हो गया हैंडेक्स, हैंडेक्स परंपरा भी तीन नाम हो गए। इसे हैंडेक्स भी कर सकते हैं, मद्रासी कल्चर भी कर सकते हैं, और एस्ट्रियन परंपरा भी इसे तो फ्रांस में पाया गया और जो इंडिया में पाया गया, दोनों में एकदम सिमिलरिटी, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मद्रासी संस्कृति को एस्ट्रियन परंपरा भी कहा जाता है। दोनों परंपराओं का कोई अंतर नहीं है। अब यह जुटी उसका हैंडेक्स पाया गया, इसीलिए हैंडेक्स कल्चर भी से कहा जाता है। तीन नाम हो गए, हैंडेक्स कल्चर, मद्रासी संस्कृति और एस्ट्रियन परंपरा। बस बताने जाते हैं। चलिए आपको पढ़ोगे। अब ये है नॉर्थ इंडिया की परंपरा, उत्तर दक्षिण भारत की हो गई। अब ये है उत्तर भारत। तो नॉर्थ इंडिया में इस परंपरा को कैसे पता चला और कैसे है, तो इसको थोड़ा पहले मैं समझा दूंगा आपको। जैसे मैंने बताया कि जब मानव रहा होगा अपने बताने के लिए, तो कैसे काम किया होगा, अपने को डिफरेंस करने के लिए ऐसे पत्थर उठाया और मार दिया, होगा कि केवल पत्थर मार नुकीला मार ऐसे मानव की उठाकर तो और ताकि उसको पानी उनके आराम से मिल सके, ठीक है ना, और उसको शेल्टर मिल सके, और वहाँ पर मछलियों को भी मार सकता था, शिकार भी कर सकता था। तो मानव जो आगे वाला हमारा सुतर रहता था, अधिकतर वो करेगा, तो वहाँ आपको गोल्डन मिलेगा, गोल्डन, और कुछ गोल्डन काफी मिलेंगे, ठीक है, कुछ गोल्डन आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे अंदर टाइप हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे अंदर। तो सोचा कि क्यों था रिवर्स देखो क्या, मतलब जो इससे ऐसे होता है। इसको साइंटिफिक, इसको अब आदि मानव ने क्या किया, पहले तो इसको प्रयोग किया, इससे मारा होगा जो मिला है काफी, फिर सोचा कि क्यों इसको शार्प बना दिया। तो क्या किया, इसको थोड़ा शार्प बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना, ये शार्प हो गया। इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है पेपर, इसे कहा जाता है पेपर। जो नुकीला है पेपर कहा जाता है, ठीक है। एक बार
सकते हैं कि यह मानव शायद जो है मतलब किस तरीके का पहले सबसे पहले वह एक्सपेरिमेंट किया, इसको इतिहास की भाषा में पेबल कहा जाता है। इसके बाद उसने फिर अगला एक्सपेरिमेंट लेके क्या किया कि जो साइंटिफिक है, उसने क्या किया कि पहले एक साइड में नुकीला बनाया, एक साइड पहले एक साइड नुकीला बनाया और इसको भी इसमें साफ किया कैसे नुकीला बना, इसे कहा गया चापर। ठीक है, अब फिर अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया और बनाइएगा आपको समझ आएगा। अब इसी पत्थर को उसने क्या किया, पहले एक साइड में किया और उसने दोनों साइड में किया, दोनों साइड से इधर में नुकीला बनाया, उधर में नुकीला बनाया। इसे बोला गया चॉपिंग। चॉपिंग इसे टेबल कहा गया, इसे चॉपर कहा गया और इसे चॉपिंग। लेकिन इसमें अगर जब इसको देखो तो इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन, इस वाले में तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसे कहा गया चॉपर, चॉपिंग, टेबल। इसका नाम हो गया चॉपर, चॉपिंग, टेबल। पहले टेबल है, फिर ये चॉपर बनाया और फिर हमने चॉपिंग और फिर बन गया चॉपर, चॉपिंग, टेबल। तो नॉर्थ इंडिया की जो जो टूल्स है उसे क्या कहा जाता है, चॉपर, फिर चॉपिंग, टेबल। आपको नॉर्थ इंडिया का ह्यूमन टूल्स का नाम क्या हो गया, चॉपर, चॉपिंग, टेबल। और साउथ इंडिया का क्योंकि आगे इसकी जरूरत अभी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। एक टेबल हो गया, एक अलग पत्थर है अनफिनिश्ड स्टोन है, अनफिनिश्ड स्टोन यह है, अनफिनिश्ड स्टोन हो गया, या टेबल हो गया, या चॉपर हो गया, या चॉपिंग हो गया। तो जो नॉर्थ में ये ट्रेडिशन है इसमें यह देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले, अब यहाँ से सिविल का क्वेश्चन किया जाता है कि मैंने बताया कि साउथ इंडिया में रॉबर्ट ब्रूसकूक ने 1863 में पलवरम नामक जगह पर सबसे पहले हेडेक्स का पता लगाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले चॉपर, चॉपिंग, टेबल का पता सबसे पहले किसने लगाया, कहाँ से लगाया, सिर्फ आपको इतना आपको बताना है, बस यही क्वेश्चन आपको बताना है। लेकिन इतना बताने के लिए भी कहानी कहना जरूरी होता है। तो मैंने बताया कि ये हो गया चॉपर, चॉपिंग, पेपर, ठीक है ना। अब ऐसे ही जो है जो चॉपर, चॉपिंग, पेपर प्राप्त होता है, इस सेकंड से इससे नहीं, वो सब मिल जाएगा, सब नहीं मिलेगा। उत्तर भारत की जो परंपरा है उसे चॉपर, चॉपिंग, मैंने बताया कि वो साउथ इंडिया का प्राप्त हुआ है,
ऐसे फ्रांस में भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही जो है एक कीनिया में जगह है, कीनिया में जगह है ओल्डुआ गार्ज, कीनिया में जगह है ओल्डुआ गार्ज, ओल्डुआ गार्ज। टॉपिक पेपर जो इंडिया से प्राप्त हुआ है वैसा ही टूल्स कीनिया के ओल्डुआ गार्ज से भी प्राप्त हुआ है। यानी पूरे विश्व के जो ह्यूमन टूल्स हैं उसको दो पार्ट में बांटते हैं, पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइड है। तो मैंने बताया कि जो नॉर्थ इंडिया के चौपर चौपे टूल्स केबल्स प्राप्त हुए हैं उसकी सिमिलरिटी किससे मिलती है? कीनिया के ओल्डुआ गार्ज से। कीनिया के ओल्डुआ गार्ज से इसके बारे में हमको सूचना मिलती है। अब इसको मैंने बताया कि सबसे पहले अब नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार के टूल्स का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो मैं टेरा एंड पैटरसन, टेरा एंड पैटरसन, टेरा सॉरी डी टेरा एंड पैटरसन, डी टेरा एंड पैटरसन। डी टेरा एक अलग है और पैटरसन अलग है। ये दोनों लोगों ने मिल करके सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में चॉपर चॉपिंग टेबल का पता लगाया। अब ये कहाँ पता लगाया? सबसे पहले लगाया पंजाब। ये पंजाब इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का पंजाब। वहां पर एक नदी है सोहन नदी, रिवर का नाम क्या है? सोहन रिवर, सोहन नदी, ये नदी है बहुत छोटी सी नदी है, इंडस रिवर की सहायक नदी, ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंडस। ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस यानी सिंधु नदी की सहायक नदी। यहाँ से इस प्रकार के चॉपर चॉपिंग टूल्स सबसे पहले प्राप्त हुए, वो प्राप्त हुए 1935 में सबसे पहले प्राप्त हुए। इसीलिए अब चूंकि ये सोहन नदी में प्राप्त हुआ है, इसी सोहन कल्चर भी कहा जाता है। तो नॉर्थ इंडिया की जो परंपरा है इसका एक नाम और क्या हो गया? सोहन कल्चर, सोहन कल्चर भी कहा है, सोहन कल्चर भी कहा जाता है। नदी में प्राप्त हुआ था इसीलिए इसे सोहन कल्चर भी कहा जाता है। तो सोहन नदी में किस प्रकार के टूल्स पाए गए? चॉपर चॉपिंग पेबल्स। सबसे पहले किसने पता लगाया? डी टेरा एंड पैटरसन। कब पता लगाया? 1925। बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चन आगे से पूछे गए, सारे क्वेश्चन आगे, इससे अधिक आईएएस कुछ है भी नहीं। मैं बता दूं बस ये आईएएस की लिमिट है। और समझ कितना आसान है भाई, समझ मत रहा, इससे ऊपर एक भी क्वेश्चन मैं बता दूं आईएएस में जाए कुछ भी नहीं है, नथिंग। ऐसे दिमाग में आप लोगों को बताया गया कि आईएएस इंडिया की सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम है, सब बकवास ही बात है। मैं बार बार समझिए आसान सही भी है, इसमें कोई शक नहीं, सबसे आसान एग्जाम है। लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक कहोगे ऐसी चीज क्या चीज है जो कि आपको समझ में आए? कोई चीज ऐसी है जो समझ में आए। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, सबके मस्तिष्क में आईएएस बनने 100% क्षमता, इसी गारंटी में सबके अंदर क्षमता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं अभी तक देखा है, हम लोग समझा, सबके अंदर क्षमता आईएएस बनने की। कोई ऐसा है जो बन नहीं सकता है। लेकिन अब अंतर कहाँ से जाएगा? अंतर है डेडिकेशन से है, मेहनत से है, फोकस से है, कितना मेहनत करने जाते हो, कितना नहीं कर पाते। बहुत लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चला जाएंगे। दूसरी बात है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके सावधानी से लोग कर लीजिए। अभी तो मैं कभी पढ़ा रहा हूँ, पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को उसमें पढ़ाया, आप मुझे बताइए कि सर आपने जो है हमसे जो मैं लिखवा पढ़ा रहा हूँ उससे कोई ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको लिख दीजिए। अभी मेरी बातें समझ में आपको नहीं आएंगी, जिसे मैं आपको
4 साल के बाद मेरी बातें समझ में आएंगी। जब आप लोग मैथ्स लिखना शुरू करोगे ना, एक बार जब प्री एग्जाम होगे तब समझ में आएगा कि सर ने हमने क्या पढ़ाया था और यहाँ क्या पढ़ाया था, कोई अंतर नहीं, बल्कि वो जो पढ़ाया जाएगा हल्का ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको खुश करने के लिए पढ़ाया जाएगा। हम खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आप नॉलेज देने की जो जरूरत है उसके लिए पढ़ा रहे हैं, ये दोनों नहीं करते, ठीक है ना। इसीलिए अपने नोट्स को रोज संभाल के रखिएगा। इस नोट की जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी, इस नोट्स की जरूरत कम से कम आपको 2 साल के बाद पड़ेगी, क्योंकि नोट जरूरत आपको 2 साल के बाद पड़ेगी। या अभी आपको देखना है तो आगे से क्वेश्चन आप उठा के देखिए, 99 तो कोई कर सकता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि एक आप इंडिया की कुछ और साउथ इंडिया की कुछ की परंपरा मैंने बताया, किस प्रकार से दोनों का पता है, ठीक है ना। अब एक प्रश्न उठता है कि अब पूरे भारत में कहां-कहां से इसके साक्ष्य पाए गए, पूरे भारत में कहां-कहां से इसके साक्ष्य पाए गए। अब लिखिएगा एरियाज ऑफ द, इसका क्षेत्र कहां-कहां से, इसको इतना हो गया आपका। भारत में इंडिया के सब अच्छा, थोड़ी सी इसको शुरू करने के पहले थोड़ी सी आप लोग साइड में लिंकों पर लिखाया हो जिससे उससे जुड़ा होता है, थोड़ा सा मैं लिंक करना चाहता हूँ क्योंकि उसको मैं समझाऊँ तो बात समझ नहीं आएगा। देखिए इससे नहीं, जो मैं बताने जा रहा हूँ तो हमारा विषय इससे नहीं है, इसके पिछले वाले का, लेकिन मुझे झूठ है किसी, जैसे मैंने बताया कि ये हो गया आपका पेपर, ये हो गया साइड से जो गीला है ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे तो एक मानव के पास आया तो इसने देखिए ह्यूमन माइंड का यूज कैसे होता है और इसने क्या किया, इसको लेकर के किसी नुकीली चीज से उसको उसने इसकी फ्लैकिंग का मतलब होता है किसी नुकीले चीज से काट करके निकालना, उसे फ्लैकिंग कहा जाता है। इसने क्या किया कि यहाँ से काट करके इसको ऐसे निकालना, फ्लैकिंग करना ऐसे, ये जो इधर हो जाएगा आप इसको देखिए कैसा बन गया, यह ऑलरेडी एक नुकीला बन गया खुदा, ये फ्लैकिंग हो। और उसने क्या किया, इसकी भी फ्लैकिंग कर दिया, इसको भी काट के निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, तो ये भी हो गया। यह जो ज्यादा शार्प हो गया, ये वाला जो निकाला ये ज्यादा शार्प हो गया, इसको फ्लेक कहा जाता है। तो काट के निकाला था, इसी का कहेगा फ्लेक। और बीच में क्या बचा, देखिए अब बीच में जो बचा ना इसको यहाँ पर बता, अब बीच में जो स्ट्रक्चर बचा कुछ ऐसे बता, देखिए ऐसे बना। अब इस स्टेप को देखिए, अब इसमें उसने क्या किया, ये ज्यादा शार्प है, और इसको इसने क्या कर दिया, सिर्फ इसने ये गंदा कर दिया, ये क्या हो गया, यह प्रयोग करने में लेकिन आदमी जो है कई 4 साल लगे, जो मैंने ये करके बताया, यह प्रयोग सीखने में 4 साल। आप कर सकते हैं कि चॉपर चॉपिंग टेबल से ही हैंड एक्स का निर्माण हुआ, इसीलिए जो पहला टूल्स आती है जिसको बनाने माइंड की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इसको बनाने में बकायदे टेक्निकलिटी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पहला टूल्स इसी को बनाना है, इसको नहीं माना जाता। वो तो कर सकते बनाया था, इसको बनाया बेशक बनाया, लेकिन इसमें जो टेक्निकलिटी की जरूरत इसमें पड़ी होगी इसमें जरूरत नहीं होगी।
तो इसीलिए इसको भी थोड़ा सा ऊपर भी काफी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये चीजें और इस प्रक्रिया को कहा जाता है लेवा लेवा टेक्निक। वो नहीं हो जाएगा आपका, ये कितना भी कुछ डाल दें। ये जहाँ पर टॉपिक पेपर हो गया, और और इसी से चापर टॉपिक टेबल से ही इसका होता है डेवलपमेंट इंडेक्स का। इंडेक्स का पहले मैंने बताया ना, पहले तो एक जो था सिर्फ जो है टेबल था, इसे तो उठा देखो ना, ये टेबल इसे कहा गया टेबल। टेबल बनाया, फिर जो है चापर बनाया, फिर चॉपिंग बनाया, इसके बाद फिर जो है इससे फिर इसकी ओरिजिनेशन होती है इंडेक्स। ये पूरी की पूरी एक एवोल्यूशन है, एक डेवलपमेंट है, इसको भी करने में कुछ लंबा समय लगा। हो गया इसे जो भी मैंने कहा कि हाँ, पूरे भारत में इसे कहाँ कहाँ से इसे प्राप्त होता है। पूछा क्वेश्चन भी ना, इतना टाइम नहीं हम उधर चले जाए। और फ्लैग जो है ना, फ्लैग ज़्यादा फ्लैग को करते क्या थे, किसी डंडे में या किसी लंबी चीज को बांध देते हैं, और बांधने के बाद वो भाला जैसे फ्लैग जो निकला ना, ये फ्लैग है, ये फ्लैग अगर इसको वहां से करेंगे, थोड़ी सी अगर इसको शार्प करें ना, ये हो जाएगा भाले की तरफ ऐसे, ये भाले की तरफ। भी ये फ्लैगिंग के माध्यम से उन्होंने अलग अलग इसके भी इंस्ट्रूमेंट बनाए, तो फ्लैगिंग का रोल अपना अलग है, अलग है, ठीक है। इसलिए अब एरिया, इसका जो एरिया है वो कहाँ कहाँ पर है, क्षेत्र सबसे पहले आपको पता है उत्तर प्रदेश में, तो बस ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये ऐसे टूल्स कहीं भी पाए गए वो हमेशा रिवर के किनारे से ही पाएगा। अगर आपको गेस भी लगाना होगा ना, अनुमान भी लगाना होगा, तो आपको देखेंगे कि वो ऑप्शन में उसको रिवर है कि नहीं, तो जहाँ पर रिवर नहीं है वहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया। तो जहाँ भी इस प्रकार के टूल्स पाए गए हमेशा रिवर बेड से पाए गए, नदी का जो नीचे और निचला वाला हिस्सा है वहाँ से प्राप्त हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो जगह है वो है मद्रास, सिंगरौली है जगह है, मिर्जापुर, मिर्जापुर और दूसरा है सिंगरौली। सिंगरौली तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में। आपको जानना इसका हाफ पोर्शन जो है सिंगरौली का, यहाँ से इस प्रकार के जो टूल्स हैं वो पाए गए। और जो रिवर है वो है रिवर बेलम नदी, बहुत बेलम रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट, बेलम नदी, बेलम नदी। इसको ठीक करिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ सिविल में, क्वेश्चन आया हुआ उत्तर प्रदेश में जो सिंगरौली का पुरातत्व पाया गया है वो किस नदी के किनारे स्थित है, बेलम रिवर से। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ से, पल्लवरम, तमिलनाडु में कहाँ से, पल्लवरम प्राप्त हुआ है। और एडी नहीं है, रावण ने एडी 63 में पल्लवरम में हैंडेक्स को क्या किया, वहाँ से प्राप्त हुआ, पल्लवरम से प्राप्त हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जैसा है चिड़की निवासा, चिड़की निवासा। किसी को दिक्कत नहीं इंग्लिश में भी पहले प्रॉब्लम, चिड़की निवासा
ऑलरेडी रिवर्स भी है, चिरकी भाषा, चिरकी रिवर का भी नाम है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट है, इस सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो है मध्य प्रदेश, मध्य, जहां से क्वेश्चन आता है एमपी। एमपी में है नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी या नर्मदा, और उसमें जो जिला है वह है नरसिंहपुर, और दूसरा है होशंगाबाद, होशंगाबाद, ये है होशंगाबाद और नरसिंहपुर। नर्मदा नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर है। महाराष्ट्र कुछ नहीं, चिरकी निवासा महादेव। अच्छा, आगे अलग से पूछ लीजिएगा, जो पूछना अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी है, पता है तो पेपर बता दो। भीमबेटका, इसे भीमबेटका भी कहा जाता है, भीमबेटका, भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, जिला में। पहले आप इतना ही पूछे, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु का पलवरम, ये भी कर लीजिएगा, और ये तीनों क्वेश्चन आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर सिरोही, तमिलनाडु का पलवरम, और मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी, ये है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, इसी को अलग से मैं लिखा रहा हूँ, क्यों लिख दिया। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर सिरोही, तमिलनाडु पलवरम डिटेल लिखा देता हूँ, नहीं है रावण की सूते देव परवरण से ही सबसे पहले लिखा रहा हूँ, नाम इंडिया सब कुछ जरूर करते हैं। और मध्य नर्मदा नदी और के किनारे नरसिंहपुर और होशंगाबाद, और सबसे इम्पोर्टेंट है भीमबेटका। अगले टॉपिक है ना ये भीमबेटका, बहुत इम्पोर्टेंट है भीमबेटका। भीमबेटका ये कहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले व्यक्ति ने लगाया था, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले तो डिस्कवरी किया, डिस्कवरी खोज, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो सबसे पहले वी.एस. वाकणकर, पहले इसका पता लगाया था एस वाकणकर ने, सबसे पहले इसका पता लगाया। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, कैसे नहीं नाम काफी याद नहीं किया सर, डिटेल क्वेश्चन हो गया। वी.एस. का फुल फॉर्म हो नहीं जा रहा है, वी.एस. वाकणकर इनका नाम है, 1957 में इसको इसने डिस्कवर किया, ठीक है ना, 1957।
1957 में सबसे पहले इसका पता लगाया। ये क्यों फेमस है? इसलिए कि यहाँ पर जो पेंटिंग प्राप्त हुई है इसे केव पेंटिंग यहाँ केव पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है। केव पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है, यानी गुफा चित्रकला का यहाँ से स्टार्ट हुआ। गुफा चित्रकला यह विश्व की प्राचीनतम गुफा चित्रकला है। विश्व की प्राचीनतम गुफा चित्रकला है। विश्व की प्राचीनतम गुफा चित्रकला है। यहाँ पर यह माना जाता है करीब 30,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक इसकी जो पुरानी 30,000 साल से लेकर के 10,000 ईयर्स तक की चित्रकला यहाँ पर 10,000 ईयर्स 30,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक का इसकी ये प्राचीनता की पुरानी है। विश्व की सबसे प्राचीन चित्रकला गुफा में पाई है। यहाँ पर जो साक्ष्य पाया गया है वह चित्रकला काफी सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज की चित्रकला है। यहाँ पर पैलियोलिथिक एज की है, यानी पूरा प्राचीन काल की है। इसके बाद जो अगली चित्रकला है वह मेसोलिथिक एज की है, यानी मध्य प्राचीन काल की है। मेसोलिथिक एज की भी प्राप्ति यहाँ पे होती है। इसके बाद चैल्कोलिथिक यानी इसे कहा जाता है ताम्र पाषाणी और एज यानी मध्य काल की चित्रकला यहाँ से क्या होती है? पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, चैल्कोलिथिक है और मध्यकाल। इसकी जो वर्ल्ड हेरिटेज क्या है शामिल किया गया। विश्व संस्कृत धरोहर, विश्व संस्कृति धरोहर का एक हिस्सा है। वर्ल्ड हेरिटेज का ये हिस्सा है जो आपकी टीम में, ठीक है। और ये जो चित्रकला है इसमें जो पेंटिंग बनाई गई है वह दो प्रकार की पेंटिंग है। दो प्रकार की पेंटिंग, एक पेंटिंग होती है कि किसी रंग के माध्यम से, यानी जो आप पूछो कि रंग कैसे बनाते हैं, तो रंग बनाने की परंपरा थी ना, पेड़ पौधे हो गए, उनकी पत्तियां हो गई, उनकी छालें हो गई, कुछ स्टोन्स मिला दिया, उसमें सबको मिला करके वो लोग एक रंग बनाते थे। और तो लोग 30,000 साल से लेकर के इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। आज